वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्डमैन सैक्स आखिर किन स्टॉक पे बहुत ज्यादा बुलिश है। साथ ही हम बात करेंगे वेदांता के डीमर्जर की, एसआईएस कैश सर्विसेज की, यूपीआई के कुछ नए रूल्स की। उसके बाद हम बात करेंगे हर्षा इंजीनियर्स की, वरुण बेवरेजेस की। सबसे पहली न्यूज है वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेजेस के शेयर मार्च में 24% चढ़ गए, लेकिन 2025 में अब तक ये स्टॉक 17% नीचे चला गया है। स्टॉक अभी 539.60 पर ट्रेड हो रहा है और हाल ही में हुए रैली के बाद भी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल की माने तो उन्होंने इस स्टॉक को 680 रुपीस का टारगेट सेट किया है। साथ ही जेएम फाइनेंशियल ने वरुण बेवरेजेस को 675 रुपीस का टारगेट सेट किया है। केआर चौकसी ने 657 और डैम कैपिटल ने 670 रुपीस का टारगेट सेट किया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों के सीजन की वजह से और ये जो वरुण बेवरेजेस का अफ्रीका में एक्सपेंशन होते जा रहा है उसके वजह से इनकी अर्निंग्स काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, तो करेक्शन के बाद ये स्टॉक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अगली न्यूज है हर्षा इंजीनियर्स की। हर्षा इंजीनियर्स को बीएससी और एनएससी ने वार्निंग दी है क्योंकि उन्होंने एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीट का शेड्यूल 2 दिन पहले डिस्क्लोज नहीं किया था और ये सेबी का रूल है कि आपको ये चीजें 2 दिन पहले ही डिस्क्लोज करनी होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है और कंपनी को फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो चीज हुई है वो दोबारा रिपीट न हो। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक 373.50 पर क्लोज हुआ और YTD बेसिस पर 25% गिर चुका है और अभी फिलहाल प्रमोटर्स के पास 74.61% स्टेक है। अगली न्यूज है यूपीआई से रिलेटेड। भारत में यूपीआई से रिलेटेड फ्रॉड कम करने के लिए और सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए 1 अप्रैल से कुछ नए रूल्स लागू होंगे यूपीआई में। अब ये जो रूल्स हैं वो बेसिकली 2 रूल्स हैं। पहला तो ये कि एनपीसीआई ने बैंक्स और एप्स जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को ये कहा है कि सभी इनएक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक्ड यूपीआई आईडीज को डीएक्टिवेट कर दिया जाए और दूसरा ये कि हर हफ्ते मोबाइल नंबर रिकॉर्ड्स अपडेट करना होगा। साथ ही यूपीआई नंबर सीडिंग के लिए यूजर्स का क्लियर कंसेंट लेना जरूरी है, जो ट्रांजैक्शन के टाइम नहीं लिया जा सकता। ये जो कंसेंट है वो आपको शुरू में ही लेना होगा। और ये सीडिंग का क्या मतलब है, जब आप पहली बार आईडी बनाते हो तो फिर आपको एक आईडी मिलता है, जैसे फोन नंबर के आगे @पेटीएम आपने देखा होगा और कई बार आपने जीमेल आईडी जैसा कुछ देखा होगा। शॉर्ट में सिंपली बताऊं तो यूपीआई आईडी की बात हो रही है। तो जब आपको यूपीआई आईडी बनाना है तो शुरुआत में ही कंपनीज को यूजर्स का कंसेंट लेना होगा। अगली न्यूज है एसआईएस कैश सर्विसेज की। एसआईएस कैश सर्विसेज ने आईपीओ के लिए सेबी को डीआरएचपी फाइल किया है और इस आईपीओ में 100 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 37.15 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होगा। अब ये जो आईपीओ है, आपको ये कंपनी तो आपने सुनी ही होगी, एसआईएस कैश सर्विसेज, आपने इनकी गाड़ियां भी देखी होंगी, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा कि कंपनी एटीएम में भी जाती है, बैंक में भी पैसे लेकर के जाती है और वैन होती है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। अब ये जो आईपीओ से मिलने वाले पैसे हैं उसका ये कंपनी क्या करेगी वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ये कैश व्हीकल्स खरीदेंगे जिसमें वो कैश लेकर के जाते हैं, पीछे कैमरा भी लगा हुआ होता है, गार्ड भी रहते हैं। दूसरा यूज होगा लोन को रिपेमेंट करने के लिए। तीसरा जनरल पर्पसेस के लिए इस कैश का यूज किया जाएगा, जो भी 100 करोड़ का पैसा आ रहा है आईपीओ के जरिए। अब एक चीज जो शायद आपको पता नहीं होगा वो ये है कि एसआईएस कैश सर्विसेज लॉजिस्टिक्स सेक्टर की 2nd लार्जेस्ट प्लेयर है और इसका FY24 रेवेन्यू 634 करोड़ रुपीस था और प्रॉफिट 50 करोड़ रुपीस था। और ये जो आईपीओ में अलॉटमेंट है, अगर मैं वो आपको बताऊं तो आईपीओ में 75% QIBs के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए और 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए होगा। और इस आईपीओ को जो लीड कर रहा है वो है डैम कैपिटल। हालांकि मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, बड़े बड़े अमाउंट भी होता है तो आप बैंक से भेज देते हो या तो फिर आप क्या करते हो कि अपने बैंक का ऐप खोलते हो, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हो और ज्यादातर तो आजकल लोग यूपीआई से ही कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर दे रहे हैं। तो फ्यूचर में एसआईएस कैश सर्विसेज
सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। मुझे फिलहाल इस कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट अगर आपके पास कुछ नॉलेज है इस कंपनी के बारे में तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी ये कंपनी। अगली न्यूज है वेदांता की, और मैं जब भी वेदांता का न्यूज लेकर के आता हूँ, स्पेशली डी मर्जर का, तो मेरे मन में घंटी बजती है। वो आपने सुना होगा ना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, क्योंकि ये हर बार डेट पे डेट देते जा रहे हैं। पहले उन्होंने मार्च का डेट दिया, अब आज न्यूज ये निकल के आ रही है कि वेदांता ने जो अपनी डीमर्जर की डेडलाइन है वो 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया। आप समझो, मार्च मतलब अगस्त सितंबर, 2 महीने और फिर 2 महीने बाद ये फिर से डेट आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हो तो हमने अपने बिजनेस न्यूज में वेदांता के डीमर्जर के ही लगभग 4-5 वीडियोस बना दिए हैं। इसका मतलब कि हर बार वेदांता अपना डेट्स बदल रही है। फिलहाल इस वक्त जो ये बताया जा रहा है कि ये डेडलाइन आगे क्यों बढ़ी है, क्योंकि एनसीएलटी और सरकारी अप्रूवल्स अभी भी पेंडिंग है, ऐसा बता रहे हैं ये लोग। अब अगर अप्रूवल्स पेंडिंग हैं तो फिर बार बार डेट्स क्यों आ रही हैं। और इसमें एक और अलर्टिंग वाली बात ये है कि टीएसपीएल का जो डीमर्जर स्कीम था जिसको एनसीएलटी ने रिजेक्ट किया था, और रिजेक्ट इसलिए किया था एनसीएलटी ने क्योंकि उसमें 1251 करोड़ रुपीस का लोन डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो ये अपने आप में ही एक सोचने वाली चीज है कि इतना बड़ा लोन अमाउंट आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ये आपकी गलती की वजह से हुआ है या फिर आपने जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया है। तो अब मुझे वेदांता पे थोड़ा थोड़ा भरोसा उठ रहा है। मैंने सोचा था यार जल्दी से डीमर्ज हो जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी, बट फिलहाल खैर कोई नहीं। वही आपको फिर से बता दूं कि जब ये डीमर्जर हो जाएगा तो ये 5 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगी, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील और वेदांता लिमिटेड। अगली न्यूज है अडानी ग्रीन की। अडानी ग्रीन की सब्सिडरी ने गुजरात के खावड़ा में 37.5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इससे कंपनी की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी 13,737.8 मेगावाट हो गई है। कल यानी कि 28 मार्च की बात कर रहा हूं मैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को राजस्थान में 400 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला था, और ये स्टॉक पिछले 6 महीने में 50% नीचे गिरा है। लेकिन लास्ट 1 महीने में ये स्टॉक 22.4% ऊपर भी चला गया। तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, ये कि अगर आप डर रहे हो कि टाटा पावर का स्टॉक या फिर टाटा मोटर्स का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 40%, 30% नीचे चला गया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनीज क्या होती हैं, 1 महीने में भी 20%, 22% ऊपर जा सकती हैं। ये बहुत ही इजी चीज है, और ऐसा अक्सर स्टॉक मार्केट में होता है कि जो कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं, अगर वो अपने 52 वीक हाई से 40%, इवन 60% भी नीचे चली जाएं, तो कुछ ही हफ्तों में या फिर 1 महीने में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। आप ऐसा समझ लो सिंपल, कितना भी परसेंट कोई स्टॉक अचानक से नीचे जा सकता है और कितना भी परसेंट कोई स्टॉक अचानक से ऊपर जा सकता है। फर्क है सिर्फ बियर मार्केट का और बुल मार्केट का, और उसमें आने वाली न्यूज का। और अगर आप चाहते हो कि आपको बियर मार्केट में भी बिजनेस न्यूज मिलती रहे या फिर बुल मार्केट में भी आपको बिजनेस न्यूज मिलती रहे, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपको हमारी डेली बिजनेस न्यूज की जो सीरीज है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको कुछ स्टॉक में काफी ज्यादा फायदा हो जाए हमारी बिजनेस न्यूज सुन करके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्टॉक्स में जो लॉस होने की संभावना थी वो भी कम हो जाए। और अगर आपने हमारी बिजनेस न्यूज यहाँ तक देख ली है, इसका मतलब आपको हमारी न्यूज बहुत पसंद आ रही होगी, तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए हमारी इस वीडियो को। और अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है गोल्डमैन सैक्स की, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिसपे गोल्डमैन सैक्स बहुत ज्यादा बुलिश है। गोल्डमैन सैक्स ने 28 मार्च को HAL और जोमेटो के शेयर्स ब्लॉक डील में खरीदे हैं। HAL के 3.85 लाख शेयर्स 4176.25 रुपीस के रेट पर खरीदा है गोल्डमैन सैक्स ने। और वहीं पे जोमेटो के शेयर्स की बात करूं तो जोमेटो के 60 लाख शेयर्स
199.50 रुपीस के रेट पर गोल्डमैन सैक्स ने परचेज किया है। अब ये दोनों डील्स में शेयर्स कैडेंसा मास्टर फंड ने बेचे हैं। वहीं अगर मैं इन दोनों कंपनीज को थोड़ा सा शॉर्ट में और इंफॉर्मेशन दूं आपको, तो HAL का स्टॉक एक महीने में 35% ऊपर गया है, क्योंकि इसकी जो अर्निंग्स थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और HAL को कई सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले साथ ही में। और वहीं पे गोल्डमैन सैक्स जोमेटो पे भी बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है और जोमेटो का जो स्टॉक है वो 201.50 रुपीस पर क्लोज हुआ। अब जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि गोल्डमैन सैक्स बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड न रहे, शायद 6 महीने या 1 साल। तो आप गोल्डमैन सैक्स का देख करके इन्वेस्टमेंट मत करना, आप आराम से अपना डिसीजन बनाना, अपना एनालिसिस करना। अब मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि सारेगामा पैसे कैसे कैसे कमाता है एक्सेप्ट म्यूजिक, तो उसके कई सारे आंसर्स हैं। सबसे पहला तो सारेगामा कारवां, दूसरा सारेगामा का म्यूजिक लर्निंग ऐप भी है और वो ऐप पेड है, तो वहां से भी वो पैसे कमाता है। साथ ही साथ आर्टिस्ट मैनेजमेंट, इवेंट्स, पब्लिकेशंस और फिल्म और टेलीविजन कंटेंट भी है इनका। तो ये सारी चीजें, और इनके जो प्रोडक्शन आर्म है उसके अंदर यूडली फिल्म्स, सारेगामा प्रोडक्शन और इनके कई सारे वेब सीरीज भी हैं जो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और ZEE5। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये सीरीज बहुत पसंद आती होगी। कल फिर से मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।